हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो उपिंदर सिंह का सेशन आजकल मैं डेली ले रही हूँ और आप ही लोगों की डिमांड पे कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉन्टिन्यूअस मैसेज किया कि मैम उपिंदर सिंह की क्लास डेली ले लीजिए। तो उसकी वजह से ही मैं ले रही हूँ। और आप लोगों का डिमांड, आप लोगों की डिमांड, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो समझ, जो समस्याएं हैं, समझने में कहाँ दिक्कत है, ये सब हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं। तो मेरे पास जब भी मैसेजेस आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, तो मैं हमेशा उसको कंसीडर करती हूँ। तो आगे भी आप लोग इस तरह के कोई भी आपके सुझाव हैं, आप लोग मुझे भेज सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पर, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगी। तो अन अकेडमी जब ज्वाइन कर लेंगे तब तो कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। वहाँ तो डेली आपसे मुलाकात होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है, बात होती रहती है। तो अन अकेडमी ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी के लिए। और यहाँ पर आप आते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पूरा आपको मिलता है। ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या है कि एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आपको। इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं अपने प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, अगर एप्पल का फ़ोन है तो ऐप स्टोर से, और वहीं पर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है और एडुकेटर्स को फॉलो कर लेना है जिनको जिनको आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे टॉप के एडुकेटर्स हैं वहाँ पर। अगर आप आते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं गाइड कर दूंगी कि आपको किसको किसको पढ़ना है। अभी एक नया बैच कोर्स लॉन्च हुआ है जो मतलब 24 तारीख से ही लॉन्च हुआ है। तो अन अकेडमी ऐसे बैच कोर्सेज भी लॉन्च करती रहती है जिसमें 6 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा आपका जीएस कवर हो जाता है। तो ऐसे बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट वाइज कोई पर्टिकुलर एडुकेटर आपको पसंद है तो सब्जेक्ट वाइज भी आप एडुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे वहाँ पर कोर्सेज हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, उनके कोर्सेज हैं। तो आपको उसमें उसमें हर स्टूडेंट के अलग अलग एडुकेटर्स पसंद वाले होते हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हिस्ट्री तो आपसे पढ़नी है, तो बिल्कुल इसी तरह से। तो ऐसे ही आपकी पसंद का कोई एडुकेटर होगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार आप अन अकेडमी पर आ गए तो वहाँ की सारी सारी चीज़ें, सभी फैसिलिटीज आपके लिए है। तो दो तरीका है यहाँ पर आने का, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस लेते हैं, अगर प्लस लेते हैं आप, तो ये आपका 44,450 यानी 44,550 रुपये में आपका 12 मंथ्स का हो जाता है। और 64,800 में आपका 24 मंथ्स का हो जाता है मेरे इस कोड के साथ। ठीक है। तो 64,800 में 2 साल का, 44,550 रुपये में 1 साल का प्लस कोर्स है आपका। अगर आइकॉनिक लेते हैं आप तो आपका 57,600 में 12 मंथ्स का, और 89,100 में आपका 24 मंथ्स का है, 2 साल का मेरे कोड के साथ। और आइकॉनिक का जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो डेली का मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता है, आपको स्टडी प्लान करने में आपको हेल्प करता है, आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक देता है वो कि कहाँ कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सा एरिया आपका अच्छा है, कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये देख पा रहे हो, ये सब के सब ये आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। अब अन अकेडमी को आप सिर्फ ऑप्शनल पेपर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें इसमें आप कोई भी जो भी आपका ऑप्शनल है वो आप देख पा रहे, जितने भी आजकल हिट सब्जेक्ट हैं जिसको ज़्यादातर अभ्यर्थी ले रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आपकी फ़ी है। तो ये 1 महीने से लेकर 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल तक का है। आप कम से कम 1 साल का देखो, 6 महीने का 22,500 है और 1 साल का 27,500 है। दोनों के फीस में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो आप मिनिमम 1 ईयर का आप ले लेना। और मेरा ये कोड है, जो भी प्लान आप लेते हो जीएस का, ऑप्शनल का, मेरा आप कोड यूज करते हो तो आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है, जो भी बात है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं भी मिलेगा तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो ये मेरा कोड है, कोड याद रखिए। मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो बिल्कुल आप पूरी तरह से 100% आपको मेरा गाइडेंस, सुपरविजन आपको मिलेगा हर जगह। नोट्स कैसे बनाना है, कैसे लर्न करना है, किस सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप मेरे इस कोड के थ्रू आते हैं, और वो मैं करूंगी आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मौर्योत्तर काल हम लोगों ने शुरू किया है। तो मैंने कल के सेशन में, कल तो नहीं लिया था, परसों के सेशन में मैंने आप लोगों को जो उनमें मैंने आपको करा दिया था इंडो ग्रीक और पहलव और कुषाण, इन 3 को मैंने करा दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 BC में बहुत सारे विदेशी भारत आते हैं मौर्यों के बाद। तो मौर्यों के बाद पाटलिपुत्र पे शुंग, तो शुंग डायनेस्टी मैंने करवा दिया था, और शुंग, कर्ण, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये सब सारा का सारा जो है विदेशियों का मैंने शुरू किया था। तो इसमें आपका इंडो ग्रीक, पहलव और कुषाण। और अब हम लोग बात करेंगे आज पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों की, जो कि ये शक क्षत्रपों की जो 5 शाखाएं थे, पहलवों को भी उनकी ही एक शाखा बोला जाता है, शक पहलव कहते हैं उनको। तो ये जो है, इसमें पश्चिम भारत के जो शक क्षत्रप थे वो भारत में ज्यादा मजबूती से उन्होंने अपने शासन की स्थापना की थी। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। तो इसमें जो है कुषाण काल में भी मतलब इनके घरानों की चर्चा आती है। तो पेरिप्लस द एरिथ्रियन सी जो किताब है उसके द्वारा मामम्ब्रू राजवंश के रूप में इनकी चर्चा मिलती है, मामम्ब्रू राजवंश के रूप में। और जब हमारा एडी शुरू होता है, जब ईस्वी सन शुरू होता है, तो इस समय शक क्षत्रपों के 2 प्रमुख राजवंश थे। यहाँ पर 2 प्रमुख राजवंश थे शक क्षत्रपों के पश्चिमी भारत में। इसमें जो है एक छहरात वंश और दूसरा कारदमक। ये कारदमक मतलब कहीं कहीं आप कादरमक भी ऐसे पढ़ते हो, वो लिखने का वो है उपिंदर सिंह कारदमक लिखती है। तो छहरात वंश और कारदमक वंश, ये 2, जैसे छहरात में नहपान था, आप लोगों ने नहपान अभी सब पढ़ेंगे आप लोग, और इसमें रुद्रदामन था। तो इनका नाम तो आप लोगों ने सुना है ना, नहपान, जिसके सिक्कों को फिर से गौतमीपुत्र शातकर्णी ने ढलवाया था, और कारदमक जिसमें ये रुद्रदामन हुए था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसने रुद्रदामन ने हराया था गौतमीपुत्र शातकर्णी को, और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, और संस्कृत में लिखा हुआ ये पहला अभिलेख है जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। तो ये आप लोग जानते हैं, इन्हीं के बारे में आप इतना ही जानते हैं। आज आप थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि उपिंदर सिंह की किताब का मतलब कि आप विस्तार पूर्वक सबको पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, वो फैक्ट्स पढ़ते हो जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो छहरात राजवंश के अंतर्गत भूमक और नहपान जैसे शासकों का नाम आता है। और ऐसा लगता है कि भूमक की निष्ठा मूल रूप से कनिष्क के प्रति थी। तो ये इसको मतलब देखते हुए लगता है कि ये लोग क्षत्रप थे, कुषाणों के क्षत्रप थे। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में इनके छोटे छोटे अभिलेख वाले सिक्के मिलते हैं हमें गुजरात के तटीय क्षेत्र से। तो इस पर आप लोगों का ऑप्शनल में क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्ट्री ऑप्शनल में, कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास हमें उन शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के द्वारा पता चलता है। पुष्टि कीजिए, व्याख्या कीजिए, ऐसे करके प्रश्न था। तो इस समय हम लोगों को इनके बारे में इनके सिक्कों से ही पता चलता है। तो गुजरात के तटीय क्षेत्र से इनके हमें सिक्के मिलते हैं, और उन सिक्कों पर छोटे छोटे अभिलेख लिखे हुए हैं, छोटे छोटे। तो उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर भूमक का नाम अंकित है। मालवा और अजमेर क्षेत्र से भी कुछ सिक्के मिले हैं इनके।
मालवा और अजमेर क्षेत्र, अजमेर राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, यहां से भी इनके सिक्के मिले हैं। और इनका जो नहपान है उसका पीरियड है 119 से 125 ईस्वी। हम अब एडी की बात कर रहे हैं। तो 119 से 125 ईस्वी के बीच का केस के सिक्के मिलते हैं हमें। और बहुत सारे अभिलेख छोटे छोटे, उसमें दो दो एक एक दो दो लाइन का भी हमें लेख मिलता है। और इन पर शक संवत की तिथियां भी अंकित हैं। 78 ईस्वी से जो शक संवत शुरू होता है इसकी तिथि अंकित है इस पर। तो प्रारंभिक अभिलेखों में नहपान की उपाधि क्षत्रप से है, पर बाद में ये महाक्षत्रप, यानी ये पहले कुषाणों के अधीन था, बाद में ये महाक्षत्रप यानी राजन के रूप में, राजा, स्वतंत्र राजा के रूप में इसका होने लग जाता है। तो क्षत्रप और महाक्षत्रप, तो महाक्षत्रप बड़ी उपाधि है। और इसने सोने के भी सिक्के जारी किए, चांदी के भी सिक्के जारी किए, उन सब पर सिर्फ राजन, केवल राजन लिखा हुआ है। या जैसे ही राजन लिखा है इसका मतलब कि ये अब एक राजा के हैसियत का हो गया होगा, यानी अब किसी अन्य शासक के अधीनस्थता में ये अब नहीं था। तो नहपान के सिक्के, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान के अजमेर क्षेत्र और मालवा और महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से भी मिले हैं। जहां जहां से सिक्के मिलते थे वहां वहां का ये होता था कि वहां वहां पर इस शासक का अधिकार है, वो क्षेत्र शासकों के अधिकार क्षेत्र में था, इसका ये मतलब होता है। तो महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से भी मिले हैं। और इसका आर्यमन नामक एक अमात्य था। ये आपके लिए प्रीलिम्स फैक्ट, ये भी प्रीलिम्स फैक्ट आपका हो सकता है। तो आर्यमन नाम का इसका एक अमात्य था। इसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए तो वो पुणे जिले के जुनाड़ नामक स्थान से मिला है, जुनाड़ नाम के स्थान से। और इन सब को देखते हुए लगता है कि नहपान का शासन जब अपनी पराकाष्ठा पर था, यानी जब अपनी पीक पर था, तो मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान की निचली सिंधु घाटी वाला जो हिस्सा था वहां तक, राजस्थान की निचली सिंधु घाटी कुछ हिस्सों तक ये फैला हुआ था, सिंधु के क्षेत्र तक, राजस्थान से सिंधु के क्षेत्र तक जाता है ये। और उसकी राजधानी का उल्लेख आता है मिन्नगर। मिन्नगर, इसको एक दोहा से चिन्हित किया गया है। तो दोहा और कतर नहीं, ये उज्जैन और भड़ौच जो गुजरात में है, उज्जैन और भड़ौच के बीच के मार्ग पर स्थित था और इसका नाम था मिन्नगर, जो कि अभी दोहा के नाम से जाना जाता है। तो इसके शासनकाल में दक्षिणी प्रांत का जो गवर्नर था इसका दामाद उसवदात था। दक्षिणी प्रांत का गवर्नर इसका दामाद उसवदात था। नासिक और कार्ले की गुफाओं से इसके द्वारा जारी किया गया कई दान अभिलेख, कई सारा दान अभिलेख पाए गए हैं। किसके? तो इसके दामाद उसवदात के द्वारा। इनका शक क्षत्रपों का जो है, इनका सातवाहनों के साथ लंबा संघर्ष चला। और हमें इसका प्रमाण गौतमीपुत्र सातकर्णी के ने जो मतलब सिक्के ढलवाए, जो उसने जो मतलब अभिलेख लिखवाए, उससे पता चलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री का जो अभिलेख है उससे पता चलता है। और फिर इसने जो नहपान के सिक्कों को इसने दोबारा ढलवाया। तो एक तरफ नहपान, फिर उस पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का जब उस पर आया है अभिलेख, उसका चिन्ह आया है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसने नहपान को हरा दिया था। तो नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। और जिस दौरान छहरात राजवंश का पतन हो रहा था, उसी दौरान जो है शक क्षत्रपों का एक नया राजवंश कार्दमक उभर कर सामने आ रहा था। और इसका संस्थापक था चष्टन। इसका संस्थापक कौन था? चष्टन। और इसके पहले के सिक्कों में इसमें भी छत्रप उत्कीर्ण था, छत्रप। तो ये भी मूल रूप से कुषाणों के अधीन शासक के रूप में सिंधु क्षेत्र में इन लोगों ने शासन किया था और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने को फैलाया था। इनके राज व्यवहार को हम लोग अगर देखते हैं, राज व्यवहार यानी जो इनका राजकीय नियम था, उसमें ज्येष्ठ और कनिष्ठ शासकों का प्रचलन था इनमें। मतलब दो शासक हैं, एक ज्येष्ठ शासक है, कनिष्ठ शासक हैं। तो जो मतलब ज्येष्ठ शासक और कनिष्ठ शासक मतलब क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियां होती थी इनकी।
तो चस्टन जब महाक्षत्रप था उस समय इसका पुत्र जयदामन और बाद में इसका पौत्र रुद्रदामन, यानी जयदामन का पुत्र रुद्रदामन का नाम क्षत्रपों के रूप में अंकित था, यानी कनिष्ठ शासक के रूप में अंकित था। तो 130 से 131 ईस्वी में चस्टन के बाद रुद्रदामन महाक्षत्रप की उपाधि धारण करता है 130 से 31 ईस्वी में। और गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा इन्होंने नहपान से छीने हुए इलाकों को वापस जीत लिया। तो कई जगह युद्ध का उल्लेख आता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ इनका युद्ध का उल्लेख आता है, कहते 2 बार हराया इसने। तो रुद्रदामन के बारे में हमें इसके सिक्कों से पता चलता है और इसके जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख शक संवत 71 में निर्गत किया गया था, यानी 150 से 151 बीसी में। 150 से 151 बीसी में जूनागढ़ अभिलेख को लिखा गया था और इसी अभिलेख में दावा किया गया है कि इसने मालवा, सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कोंकण, नर्मदा में से जो माहेश्वर क्षेत्र था उस पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और इन क्षेत्रों को इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी, दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को इसने 2 बार पराजित किया। इसमें लिखा हुआ है कि दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे ना सातवाहन अपने को, अभी आप आगे सातवाहनों के बारे में भी पढ़ेंगे, उनको उसने 2 बार पराजित किया था। और ये उसको मारा इसलिए नहीं था कि उसके साथ इसका निकट संबंध था, इसलिए उसको मारा नहीं था। तो हमें ये भी पता चलता है साक्ष्यों से कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के साथ रुद्रदामन की बेटी की शादी हुई थी, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसकी चर्चा मतलब आर्य शर्मा जैसे किताबों में भी मिलता है। तो रुद्रदामन के साम्राज्य के अंतर्गत क्षहरात राज्य के सभी हिस्से केवल नासिक और पुणे का इलाका इसके राज्य से बाहर था और यहां पर सातवाहन थे। 2री शताब्दी के उत्तरार्ध में यज्ञश्री सातकर्णी आता है और ये कदर्मकों के दक्षिणी प्रांत पर ही नियंत्रण कर लेता है और कदर्मकों को ये खत्म करता है। इस राजवंश का अंतिम शासक विश्वसेन था। मतलब यहीं से जैसे वो दक्षिणी प्रांत पर नियंत्रण करता है, इनका पतन शुरू हो जाता है और अंतिम शासक विश्वसेन का उल्लेख हमें आता है। तो इस तरह से ये पश्चिम के जो शक शासक हैं, ये उनकी बात है। ये अब इनकी जगह पर जो इनके साथ सातवाहन है, आप देख रहे हैं सातवाहन इनके साथ हैं। तो मौर्यों के बाद जो डेक्कन माला क्षेत्र है वहां पर सातवाहन आते हैं। तो कैसे सातवाहनों का राइज होता है, तो अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि दक्कन के साथ इनका सीधा संपर्क था। मौर्यों का दक्कन के साथ सीधा संपर्क था और ये संपर्क दक्कन में विशेष रूप से दक्षिणी दक्कन से था। और मतलब सिक्कों से उपलब्ध प्रमाण पर जोर दिया है बीडी चट्टोपाध्याय ने इस संदर्भ में, क्योंकि वहां पर सिक्के मिलते हैं। तो इन सिक्कों के आधार पर छोटे मोटे राजघरानों का पता चलता रहता है जिनका अस्तित्व मौर्य साम्राज्य के पतन और सातवाहनों के उदय के बीच के काल में था। तो 1-2 छोटे यहाँ पर राजघराने आते हैं। तो स्थानीय शासकों को उनके सिक्कों में महारथी के रूप में चित्रित किया गया है। तो इनकी प्राप्ति कहाँ से मिले? वेरामपुर से प्राप्ति हुई, जो सातवाहनों के पहले वाला मतलब जो पुरातात्विक वो है स्तर है वहां पे पाया गया है। तो सातवाहनों से पहले के जो सिक्के हैं वो महारथी के रूप में चित्रित किया गया है वहां के स्थानीय शासकों को। और इनके पूर्व एक ब्रह्मपुरी नामक स्थान पर कूरा शासकों के बहुत से सिक्के मिले हैं। यानी ये दक्कन वाले क्षेत्र में सातवाहनों से पूर्व कूरा महारथी शासकों के सिक्के मिलते हैं हमें। इसी तरह से हमें मतलब कोटालिंगल नामक स्थान से बहुत सिक्के मिले हैं और अब तक इनको मतलब पता नहीं लगाया जा सका है इसके संदर्भ का। तो इन पर जो स्थानीय शासकों का नाम आता है उसमें गोभद्र, सामीगोप, चिमुक, कामवय, नरना, इनके नाम के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। और भट्टीप्रोलु जो कि आंध्र प्रदेश में है, भट्टीप्रोलु नामक स्थान से एक बौद्ध स्तूप का अवशेष मिलता है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस पर खूबीरक नामक एक राजा का जिक्र है, खूबीरक नाम के एक राजा का। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्थानीय राजाओं का नाम मिलता है मौर्यों के बाद और सातवाहनों के उदय से पहले। तो ये सभी इस साक्ष्य किस तरफ इशारा करते हैं कि पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थानीय कुलीन वर्गों का उदय हुआ, जो छोटे छोटे क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करके राज्य कर रहे थे। और अशोक के अभिलेखों में इन्हें रठिक ये रथिक लिखती, कहीं कहीं रठिक देखोगे, रठिक और भोजों का उल्लेख है। तो वे सातवाहनों के काल में के पहले ही क्रमशः महारथी और महाभोज कहलाने लगे थे। तो ये वही महारथी और महाभोज वाले जिसको रथिक और भोज कहता है वो। तो महारथी और महाभोज लिखा हुआ तो हमें सिक्के भी मिलते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। तो जैसे एक मुख्य आधिपत्य तो इनका था, और ये शायद मौर्यों की अधीनता भी मानते थे, इसीलिए इनको जीतने की चेष्टा नहीं की गई थी, पर ये स्वतंत्र स्वायत्त रूप से शासन कर रहे थे। सातवाहनों के बारे में जो स्रोत है हमें पुराणों से भी पता चलता है और इनके अभिलेखों से भी पता चलता है। तो पुराणों में ये आंध्र के रूप में इनको वर्णित किया गया है। मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन राजाओं में से 30 राजाओं की सूची दी गई है जिन्होंने 460 वर्षों तक शासन किया। मतलब कुल 30 सातवाहन राजाओं की सूची दी गई है जिन्होंने 460 वर्षों तक शासन किया। और वायु पुराण में 17 सातवाहन राजाओं की सूची उपलब्ध है जिन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। तो पुराणों में आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा अंतर है, जो विवरण दिया गया है उसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यह है कि लगभग मिलते जुलते दोनों ही हैं। तो और कुछ अभिलेखों से इनका मिलाया जाता है। तो डेट को लेकर पूरी तरह निश्चित तौर पर तो नहीं, जो भी बड़ी किताबें हैं वो निश्चित तौर पर नहीं लिखती हैं, पर इसमें एक अंदाजन एक डेट फिक्स कर दिया गया है इसमें। तो कालानुक्रम को लेकर पूरा का पूरा मतभेद है। तो सातवाहनों का शासन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 271 ईस्वी में शुरू हुआ, और जबकि कुछ कहते हैं कि 30 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, कुछ कहते हैं कि सातवाहनों का शासन 271 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं साल शताब्दी पूर्व है। तो कुछ मतलब इनका ये तो हमेशा याद रखिएगा कि ईसा पूर्व से शुरू होकर और ईस्वी सन तक चला है। तो ईसा पूर्व में 271 बीसी से शुरू होकर 271 ईसा पूर्व से शुरू होकर ये कुछ लोग कहते हैं कि ये ईस्वी सन तक चलता है, कुछ लोग कहते हैं 30 बीसी से। तो ज्यादातर की इतिहासकार 30 बीसी वाले ही डेट को मानते हैं ज्यादातर। तो उपिंदर सिंह कहती है कि इनका उदय पहली शताब्दी बीसी के मध्य में कभी भी हुआ होगा। मतलब जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी चल रहा था, अब उसके बाद ही एडी शुरू हुआ है, तो वो देखिए इसके मध्य में कभी भी शुरू हुआ होगा, यानी 271 कोई भी नहीं मानती है। और इनका पतन 3री शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो लगभग 300 साल तक इनका, हर बुक कहता है कि इन्होंने 300 साल तक शासन किया। अब यहां पर भी मतभेद शुरू हो जाता है कि इनकी शुरुआत हुई कहां थी, इनके शासन की शुरुआत कहां हुई थी, पूर्वी दक्कन से शुरू हुई थी या पश्चिमी दक्कन से शुरू हुआ था। तो पुराणों में इनको आंध्र भोज कहा गया है, और इससे ये अनुमान लगाता है कि आंध्र प्रदेश यानी आंध्र जाति, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आंध्र क्षेत्र के निवासी रहे होंगे और कुछ लोग कहते हैं कि आंध्र जाति या जनजाति के सदस्य रहे होंगे, पर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आंध्र क्षेत्र के होंगे, क्योंकि आंध्र भृत्य भी कहा गया है इनको। तो आंध्र भृत्य शब्द का अर्थ यही लगाया गया है कि ये सातवाहनों के पूर्वज मौर्य साम्राज्यों के अधीनस्थ रहे होंगे, जैसे कि उन लोग प्रांतों पर अपने प्रांतपति नियुक्त करते थे, क्योंकि भृत्य का अर्थ होता है अधीनस्थ, परिचारक, भृत्य।
अशोक कहता है ना कि अपने भृत्यों अनुचरों अपने भृत्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो भृत्य का मतलब होता है आपका सेवक, आपका अधीनस्थ। तो आंध्र भृत्य का प्रयोग जो है इनके उत्तराधिकारियों के लिए किया गया था, और ये आंध्र से जुड़े होने के अलावा इनके सिक्के जो है करीमनगर जिला से मिला भी है। आंध्र भृत्य सिर्फ कहा ही नहीं गया है इनको, इनके सिक्के भी करीमनगर से मिला है, और कोटलिंगल और संगारेड्डी नामक स्थानों से भी इनके सिक्के मिले हैं। तो करीमनगर अभी चला गया है तेलंगाना में, ये याद रखिएगा, तेलंगाना में चला गया है। तो इनके सिक्के भी मिले हैं। तो इससे यही पता चलता है कि मतलब ये आंध्र प्रदेश से इनका संबंध था, और सिक्कों के आधार पर इनको हम पूर्वी दक्कन का मूल निवासी मान सकते हैं। नानाघाट और नासिक की गुफाओं से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर सातवाहनों की शक्ति का केंद्र, इनकी शक्ति का केंद्र पश्चिमी दक्कन कहा जा सकता है, क्योंकि वहां से ज्यादा इनके अभिलेख मिले हैं। तो यहां थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप देख रहे हैं कि साक्ष्य के आधार पर बताया जा रहा है। सीधा सीधा 2 लाइन में नहीं लिखा गया है कि ये आंध्र भृत्य, पुराणों में इनको आंध्र भृत्य कहा गया है, तो ये आंध्र प्रदेश, इनका मतलब इनका शासन क्षेत्र आंध्र प्रदेश था, या आंध्र प्रदेश से होंगे, और वहां से इन लोगों ने पूरा दक्कन को भी अपने अधिकार में लिया था। ये नहीं कहा गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये बता दिया जा रहा है कि साक्ष्य के आधार पर कहा जा रहा है, न सिर्फ पुराणों में, क्योंकि आंध्र भोज आंध्र भृत्य कहा गया है, सिक्के मिले हैं इनको, आंध्र प्रदेश के अलग अलग स्थानों से इनके सिक्के मिले हैं, और साथ में 1 सेकेंड, तो साक्ष्य के आधार पर, तो आपको भी कभी इनके क्षेत्र की बात आती है तो आप साक्ष्य को देंगे, साक्ष्य के आधार पर ही बात करेंगे आप। तो अब क्योंकि इनके जो है पश्चिम क्षेत्र में अभिलेख ज्यादा मिले हैं, तो कुछ इतिहासकारों ने मान लिया है कि इन्होंने पश्चिमी दक्कन से अपने शासन की शुरुआत की थी, और प्रतिष्ठान 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से पश्चिमी दक्कन मान लिया जाता है। राजधानी इन्होंने प्रतिष्ठान को भी बनाई, जिसका आधुनिक नाम पैठन है, और वहां से ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार इन लोगों ने कर लिया था। तो मूलतः इनके साम्राज्य के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आते थे। समय समय पर इन्होंने अपने इस नियंत्रण क्षेत्र को बढ़ाया भी है। तो कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र पर भी इनका साक्ष्य मिलता है हमें कि समय समय पर इन लोगों ने अपने को
बढ़ाया भी इन क्षेत्रों में। तो प्लिनी भी अपनी किताब में कहता है, प्लिनी भी अपनी किताब में कहता है कि आंध्र देश में असंख्य गांव थे और कम से कम 30 प्राचीर वाले नगर थे। असंख्य गांव थे और 30 प्राचीर वाले यानी किलेबंद, 30 किलेबंद नगर थे। और ये कहता है कि सातवाहनों की सेना में 1 लाख पैदल सेना, 2000 घुड़सवार सेना, 2000 नहीं, ये 20,000 है, एक जीरो हट गया है, और इसमें 1000 हाथी की सेना थी। ये प्लिनी की बुक से पता चलता है हमें। तो कि कहता है कि मतलब यानी ये विशाल सेना, आप इसको विशाल सेना कह सकते। तो इनके राज्य का संस्थापक सिमुक था और इसका उत्तराधिकारी हुआ था कर्ण, इसका भाई हुआ था, और इसने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी नासिक तक किया था। पर इस राजवंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहा वो सातकर्णी हुआ। और यही सातकर्णी कहीं आप ये वाला श देखते हो, कहीं ये स देखते हो, दोनों सही माना जाता है, दोनों तरीके से इतिहासकार लिखते हैं। तो सातकर्णी हुआ था और 56 वर्ष का इसका लंबा शासनकाल था सातकर्णी का। तो सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और खारवेल, जो कि आप चेदी शासक खारवेल, जो जिसने जैन धर्म को अपना लिया था, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख से जिसके बारे में हमें पता चलता है, तो उसने ये दावा किया है कि उसने अपने राज्याभिषेक के बाद दूसरे वर्ष में सातकर्णी नाम के शासक को पराजित किया था। और इसने ये भी दावा किया था कि 2 वर्ष बाद उसने रथिकों को तथा मराठा देश को पराजित किया था। विदर्भ के भोजों को भी इसने पराजित किया था। वह यही रथिक, महारथिक और महाभोज, उनको भी पराजित किया था और सातकर्णी नाम के शासक को भी पराजित किया था। इसका मतलब कि जब सातकर्णी था तो ये रथिक भी थे और भोज भी थे, महारथिक शासक भी थे और महाभोज शासक। रथिक और भोज के नाम से ये इन्होंने अपने सिक्कों पर महारथिक और महाभोज लिखा है। तो ये लोग भी उस समय विदर्भ में शासन कर रहे थे। रथिक मराठा देश में, ये विदर्भ में शासन कर रहे थे भोज। तो ऐसा लगता है कि भोज सातवाहनों के अधीनस्थ शासक हैं और वहां पर शासन कर रहे होंगे। तो ये सभी घटनाएं सातकर्णी के काल की हैं। और ये जो है मतलब ये घटनाएं जो है सातकर्णी प्रथम के परवर्ती किसी सातकर्णी के शासनकाल में घटी होगी, ऐसा भी कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि उस समय सातकर्णी प्रथम नहीं होगा, उसके बाद कोई सातकर्णी होगा, क्योंकि सातकर्णी बहुत शक्तिशाली शासक था। तो इसने पश्चिमी मालवा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नाना घाट की गुफाओं में जो नागनिका के द्वारा जो अभिलेख है लिखवाया हुआ, उसमें इनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है, दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है इनको। और ये जो है यहाँ पर इसमें एक हाल नाम के शासक का भी उल्लेख आता है। ये हाल नाम का जो शासक था, ये मतलब उपिंदर सिंह हाला लिखती हैं, वैसे हाल नाम इसका ज़्यादा फेमस है। तो एक हाल नाम के शासक का उल्लेख आता है कि ये 17वां राजा था इस वंश का। और ऐसा माना जाता है कि इसने 700 इसने काव्य सूत्रों का संग्रह किया था। ये राइटर था। गाथा सप्तशती, आपने इस किताब का नाम जरूर सुना होगा। तो गाथा सप्तशती इसका शुद्ध नाम है। इसको गाथा सप्तशती भी कहते हैं संस्कृत में। ये महाराष्ट्र प्राकृत में इसने तैयार किया था। तो हाल एक अपने टाइम का विद्वान लेखक था। तो हमें शकों के अभिलेखों से भी पता चलता है और सातवाहनों के अभिलेखों से भी पता चलता है कि सातवाहनों और शकों के बीच एक लंबा संघर्ष चला था। और इन दोनों के बीच जो संघर्ष चला था उसके केंद्र में भृगुकच्छ, भड़ौच, गुजरात, कल्याण तथा सोपारा इसके बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों के लिए जो कि इनका अपना एक वाणिज्यिक महत्व था और ये केंद्र थे, तो उनके लिए शायद इनका संघर्ष हुआ था।
गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक हुआ, जिसका पीरियड 105 से 130 ईस्वी रहा। और इसके बारे में हमें इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से पता चलता है। और इस अभिलेख को पुलमई कब लिखा था, कब लिखा गया था, तो पुलमावी द्वितीय के राज्यकाल के दौरान। ये पुलमई लिखती हैं, इसी को आप दूसरे किताबों में पुलमावी पढ़ते हो, पुलमावी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है हमें नासिक अभिलेख से, जो कि उसकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया। और इस अभिलेख को उसकी माता गौतमी बलश्री ने पुलमावी द्वितीय के राज्यकाल में लिखा था। तो ये भी गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा था, पुलमावी द्वितीय जो है। तो इसका वर्णन शको, पहलवों, यवनों के नाशकर्ता के रूप में, ठीक है, नाशकर्ता के रूप में किया गया कि इसने शकों का, पहलवों का, यवनों का नाश कर दिया था। 6 राज क्षत्रपों को इसने अपदस्थ किया। तो मतलब इसने सातवाहनों की खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित किया था। सातवाहनों की खोई हुई गरिमा को इसने पुनः स्थापित किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था और शकों द्वारा सातवाहनों के लिए गए सभी पुराने राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और 18 वर्ष बाद नासिक का एक नासिक में अभिलेख मिला है, जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी के 18 वर्ष बाद, मतलब उनके शासन के 18 वर्ष बाद जिसको निर्गत किया था, उसमें नहपान का दामाद भी हम लोगों ने बात किया था ना, जो दक्षिण प्रांत का था, उसवदत्त, उसके अधिकार वाली भूमि को लेकर इसने बौद्ध संघ को दान में दिया था। उसके अभिलेख से पता चलता है। कार्ले में इससे भी एक अभिलेख मिला है, उससे हमें पता चलता है कि उसने कराजी ग्राम को भूमिदान में दिया। कराजी ग्राम को भूमिदान के रूप में उसने दिया बौद्धों को। तो ये तो आपका पूछा जा चुका है, कराजी ग्राम, ये पूछा जा चुका है कि भूमिदान की प्रथा हमें इसी समय इन अभिलेखों से पता चलती है। इन अभिलेखों से इसी समय पता चलता है कि भूमि अनुदान शुरू हो गया था। और कार्ले गुफा के अभिलेख से पता चलता है कि इसने कराजिक नामक ग्राम को भूमिदान के रूप में दिया था। ये पुणे जिला में गांव पड़ता है। तो इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र पे गौतमीपुत्र सातकर्णी का नियंत्रण था। नासिक जिले में एक जोगलथम्बी क्षेत्र जगह है, वहां से कई सिक्के पाए गए हैं। उन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि इसने नहपान के सिक्कों को दोबारा उत्कीर्ण कराया था। दोबारा उत्कीर्ण कराने का मतलब कि एक बार वो सिक्का बना हुआ है, फिर से उसी सिक्के को गर्म करके और फिर से उस पर अपना मुहर लगाया गया। तो दोबारा उत्कीर्ण करने का मतलब यही है। तो उस पर नीचे नहपान का भी मिलता है, ऊपर से इसका भी मिलता है। और इसके सिक्के पूर्वी दक्कन में भी मिलते हैं, पूर्वी दक्कन में भी। तो इसका मतलब जहां जहां से सिक्के मिलते हैं, और नासिक अभिलेख से भी पता चलता है हमें कि इसका साम्राज्य उत्तर में मालवा सौराष्ट्र, दक्षिण में कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, पूर्व में बेरार जिला और पश्चिम में कोंकण तटीय क्षेत्र तक फैला हुआ था। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसके घोड़े 3 महासागरों का पानी पीते थे। तो भारत का अगर ऐसे नक्शा आप देखते हो तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर इंडियन ओशन और यहाँ पर अरेबियन ओशन है। तो इससे यही पता चलता है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करके एक बड़े क्षेत्र को इसने अपने नियंत्रण में लिया था। 3 महासागरों का पानी पीते थे, लिखा गया है कि इसके घोड़े, मतलब प्रतीकात्मक अर्थ है ये इसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ था, जिसका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसके सिक्के पाए जाते हैं। तो मतलब पुलमावी का ध्यान पूर्व की ओर ज्यादा केंद्रित रहा। तो इसलिए शको ने अपनी खोई हुई भूमि को वापस लेने में सफलता पा ली थी, क्योंकि इसके सिक्के आंध्र प्रदेश के उसमें ज्यादा मिला। ये देखो, इस तरह के सिक्के हैं। ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का ताम्र सिक्का है, ये उसका फोटो है, इस पर ये देखो लिखा हुआ है
प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है और ये सातकर्णी के सिक्के हैं। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहनों में दूसरा प्रमुख शासक रहा और ये इसके टाइम पर मतलब ऐसे जो सिक्के ढले उस पे कई एक पाल वाले, दोहरे पाल वाले जहाजों का चित्रांकन मिला है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आता है प्रीलिम्स में। यानी नौसेना, ऐसा लगता है कि व्यापारिक जहाज भी था, नौसेना भी था इसके पास। और इसने मतलब ये मतलब प्रतापी राजा हुआ यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद गौतमी पुत्र विजय सातकर्णी, ये सब नाम आपको नहीं मिलेगा। चंद सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र विजय सातकर्णी और पुलमावी, ये शासक हुए। बहुत सारे मतलब उनका परवर्ती शासकों का नाम नहीं मिलता है, आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जहां पर नाम मिल जाता है वहां आप नोट कर लो। तो ज्यादातर किताबों में आपको यज्ञश्री सातकर्णी के बाद नहीं मिलता है नाम, पर यहाँ पर दिया हुआ है पुराणों में, क्योंकि कहीं 40 नाम है, कहीं 17 नाम है, तो वहीं से लिया होगा उपिंदर सिंह ने। तो मेन यज्ञश्री सातकर्णी के बाद के शासकों का नाम इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। तो तीसरी शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य का पतन होता है और यहाँ पर वाकाटकों का उदय होता है। वाकाटक जिनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध था, अपनी पुत्री का विवाह किया था। और मैसूर में कदम्बों ने, महाराष्ट्र में आभीरों ने और आंध्र क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं ने इनके स्थान को भर दिया था। तो मैसूर में कदम वंश के आ गए थे, मयूर शर्मन वाले। महाराष्ट्र में आभीर और आंध्र वाला जो क्षेत्र था वहां पर इक्ष्वाकु वंश के लोग आ गए थे। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनके ऊपर अब जीएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के विरोधी थे, ऐसे करके आया था, तो वो वाक्य गलत था। तो नागार्जुन कोंड में जो बौद्ध स्तूप मिले हैं वो इक्ष्वाकुओं ने ही बनाए हैं। तो सातवाहन साम्राज्य के अवशेषों पर वाकाटक, कदम्ब, आभीर, इक्ष्वाकु, इन लोगों ने अपने अपने राज्य की स्थापना कर ली। सातवाहन किस जाति के थे? तो इन्होंने अपने को ब्राह्मण होने का दावा किया है, ब्राह्मण होने का, और उन्होंने खूब ब्राह्मण धर्म को माना, पूरे वैदिक परंपराओं का पालन किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी कहता है कि मैंने वर्णसंकर को रोका। वर्णसंकर यानी जो जाति व्यवस्था, ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो टूट रही थी, उसको मैंने रोका। तो नासिक अभिलेख में इसको कहा कि एक ब्राह्मण यानी एक अद्वितीय ब्राह्मण, और क्षत्रिय दर्पमान मर्दक यानी क्षत्रियों के दर्प को खत्म करने वाला यानी अभिमान को तोड़ने वाला के रूप में वर्णित किया गया है सातकर्णी को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो नागनिका के नानाघाट अभिलेख से ये भी पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम ने महान वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का आयोजन किया था। जैसे गौतमी बलश्री है वैसे ही नागनिका है, तो उसने भी नानाघाट अभिलेख लिखवाया है। तो नानाघाट अभिलेख भी एक मुख्य स्रोत है जानने का। तो सातकर्णी प्रथम नानाघाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम ने वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये पता चलता है हमें। माता का नाम लगाया इन्होंने अपने नाम के साथ, तो इसे हमें पता चलता है कि मातृसत्तात्मक वो लोग कहते हैं कि मातृसत्तात्मक था, पर आर्य शर्मा भी कहते हैं और उपिंदर सिंह भी कहती हैं कि माता का नाम तो इन्होंने लगाया वो आदर का प्रतीक था, लेकिन कुल मतलब मातृसत्तात्मक कुल नहीं था। अगर मातृसत्तात्मक कुल होता तो पुत्रों की जगह पर पुत्रियां रानी बनती। तो यहाँ पर एक भी किसी महिला शासिका का उल्लेख नहीं मिलता है हमें। उत्तराधिकार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक
पुत्र ही हुए हैं। तो यानी पितृसत्तात्मक ही राजकुल था, केवल माताओं का नाम इन्होंने अपने नाम के साथ लगाया बस। तो शको और कुषाणु द्वारा अपनाई गई परंपरा को इन्होंने जो है अपनाया था और उसी तरह से अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता भी उसी तरह से अपनी स्थापित की थी। महारथी और महाभोज कहलाने वाले जो स्थानीय शासक थे उनको इन लोगों ने अंत में जीत लिया था और सातवाहनों के शासनकाल में इनका महत्व तो बना रहा, मतलब प्रांतों में शासन करते थे लेकिन ये पूरी तरह से एकाकार हो गए थे। कुछ सिक्कों में कुरो, आनंदो, महारथी, हस्ती जैसे राज परिवारों का उल्लेख आता है। तो मतलब ये सब मतलब ये अलग अलग क्षेत्र में थे पर प्रभाव इनका ही था। और कई सारे बौद्ध गुफाएं हमें मिलती है जिन पर दानकर्ता का नाम अंकित है, वहां पर भी हमें महारथी महाभोजों का नाम आता है। यानी ये महारथी महाभोज खत्म नहीं हुए थे और ये जो है अपना उनके अधीन शासन कर रहे थे। साम्राज्य को कई भागों में इन लोगों ने बांट दिया था और उसको छत्रप न कह के ये आहार कहते थे। जो राजनीतिक विभाग थे इनके अलग अलग उसको आहार कहते थे, जिसको विदेशी शासक छत्रप कहा उन्होंने, उनको ये आहार कहते थे। और जो इनके राजकर्मियों का जो हमें उल्लेख मिलता है उस पे अमात्य, महामात्र, महासेनापति, लेखाकार कई नाम आते हैं। गांव का प्रशासन ग्रामिक जो मुखिया था ग्रामिकों के द्वारा देखा जाता था। और नानाघाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि यज्ञ पुरोहितों को दक्षिणा में गांव दिए जाते थे, यानी भूमिदान दिया जा रहा था। अश्वमेध यज्ञ की बात हमने की कि सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और उसने अपने पुरोहितों को भूमिदान दी थी। गाय और सोना की जगह इन्होंने भूमिदान देना शुरू किया था। और इसमें जो उसवदात जो कि नहपान का दामाद था उसने भी 16 गांव दान में दिया था। तो और बौद्ध भिक्षुओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी खेत और गुफा दान में दिया था। तो मतलब भूमिदान इस समय चल रहा था इस समय। तो भूमिदान की परंपरा हमें सातवाहनों के समय में ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसी समय सुदूर दक्षिण की। सुदूर दक्षिण के जो इस समय कौन थे, तो वहां पर चेर, चोल और पांडे। तो ये काफी मिक्स होता है आप लोगों का, पर इस क्लास से आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, सॉरी ठीक है, इनका जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है इनका शासन। और आप अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करोगे तो कोटुमनल के साक्ष्य बताते हैं कि इनका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल दक्षिण भारत में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। पर उस समय वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि महापाषाणों का काल जैसे महापाषाणों का काल था, महापाषाणों के काल के बाद ही चोल, चेर, पांडे आते हैं। तो तमिलकम, तिरुपति पहाड़ियों से लेकर प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु के क्षेत्र तक पूरा ये दक्षिण के राज्य फैले हुए थे। कृषि वृषि सब होता था, खेती बाड़ी समृद्ध था। और कावेरी की निचली घाटी में स्थित तंजौर, त्रिचनापल्ली, ये सब इनका क्षेत्र था। चोलों की बात कर रहे हैं। चोलों की राजधानी उरैयूर थी और ताम्रपर्णी और वैगई नदी घाटियों में आधुनिक तिरुनेलवेली, मदुरै, रामनाड जिला, दक्षिण त्रावणकोर, ये पांड्यों का क्षेत्र था और इनकी राजधानी थी मदुरै। चेरों की राजधानी करुवर थी या वंजी, तो वंजी ज्यादा फेमस है, उसी का नाम करुवर है। तो ये सब क्षेत्रों को थोड़ा याद रखना आप, क्योंकि आजकल क्षेत्र बहुत पूछा जा रहा है जीएस में और लिखने को मिलेगा आप लोगों को अगर तीनों जो है मिलकर क्या कहे जाते थे, मुइंदवेलन कहे जाते थे ये।
तो इनके बारे में लिखने को मिलेगा तो आपको बताना पड़ेगा। हमेशा आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में शासन करते थे, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चेरों की राजधानी वंजी थी और ये केरल के तटीय क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो उरैयूर जो है, शुरू में उरैयूर चोलों की, मदुरै पांड्यों की और वंजी चेरों की थी। और खूब मतलब फलता फूलता क्षेत्र था, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी और ये व्यापार वाणिज्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और इनका प्रमुख बंदरगाह था पुहार। यही बाद में जाकर इसी का नाम कावेरीपट्टनम रखा। पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह था कोरकई, ये कोरकई कर्नाटक में था। और चेरों का प्रमुख बंदरगाह था तोड्डी और मुशीरी, केरल, तोड्डी और मुशीरी। तो इन स्थानों का नाम भी बिल्कुल ऐसे नोट ऐसे बना कर रखिएगा। मैंने एक दिन आप लोगों को मैप में भी दिखाया था। तो इनकी सूचनाओं का जो है प्रमुख स्रोत प्रशस्ति काव्य है, जो संगम साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो शासकों की उपलब्धियों विशेष, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, तो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है। तो आप ये समझ लो कि इनकी खूब तारीफ लिखी गई है बढ़ा चढ़ाकर। 1 सेकेंड। तो प्रशस्तियों में हमें पता नहीं चलता, एक्चुअली हमें पता नहीं चलता सही बात क्या थी, पर थोड़ा थोड़ा फिर भी हम लोग अपने हिसाब का, अपने मतलब का हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो तमिल जो है, तमिल ब्राह्मी अभिलेखों के द्वारा इन काव्यों की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है और साहित्य में तो है ही। तो इनको जो है, इन राजाओं को वेंडार भी कहा गया है, वेंडार। तो ये बिल्कुल नोट कर लेना है आपको। चोल चेर पांडे राजाओं को आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि इनको कहते थे मुविंदवेलन। और जो इनको सर्व करता था उनको मुविंदार कहा गया। मतलब 3 राजाओं को जो अपनी सेवा देते थे उनको मुविंदार कहा गया। पर यहां पर एक और शब्द आप पढ़ रहे, वेंडार। वेंडार का मतलब मुकुटधारी राजा। मृदंग, ढोल, छत्र, ये सब इनके शाही चिन्ह थे। और अगर राज चिन्ह की बात करो, तो राज चिन्ह की अगर बात करोगे तो चोलों का था बाघ, चेरों का था धनुष और पांड्यों का मछली राज चिन्ह था। तो बाघ चोलों का, इसीलिए जो है आप देखोगे जो लिट्टे था, श्रीलंका का जो लिट्टे था, जो प्रभाकरण वाला, उसने जो है बाघ ही अपना चिन्ह, राज चिन्ह बनाया था। तो क्योंकि तमिलनाडु से उसका अपना संबंध ये मानते हैं तमिल, तो चोल तमिलनाडु में थे, तो इसलिए बाघ को वहां से उसने कनेक्ट किया था। तो बाघ चोलों का, धनुष चेरों का और मछली पांड्यों का राज चिन्ह था। ये उनके सिक्के हैं, जो वहां से जो सिक्के मिले हैं। इस पर अभिलेख नहीं मिला है, केवल चिन्ह मिला है। तो वेंडार चोल चेर पांडे कहे गए। उनके अलावा वेल्लिर कही जाने वाले कई स्थानीय मुखियाओं का अस्तित्व था। तो आप हो सकता है कि जो आपकी वेलल्ला, जो आपकी वो कहती है 6 के एनसीईआरटी और 12 के एनसीईआरटी, वहीं से वेल्लिर शब्द निकला है। मतलब वेल्लिर से ही वेलल्ला निकला है। तो आप इस वेल्लिर शब्द को याद रखिएगा। जैसे वेंडार मुकुटधारी राजा, वैसे जो मुखिया थे उस समय, जो मुखिया थे, शक्तिशाली मुखिया थे, उनको वेल्लिर कहा गया। तो ये भी बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो उस काल की राजनीतिक विशेषता रही कि इनके बीच खूब संघातिक यानी एकदम जान मारू युद्ध हुआ करता था इन मुखियाओं के बीच। तो इन राजाओं और मुखियाओं के बीच का जो युद्ध है
वो मतलब इनडायरेक्टली पारस्परिक संधि बनना टूटना इन सब से दिखता है। छोटे शासकों को अपने से उच्च शासकों को लगान के रूप में मुआवजा देना पड़ता था। जो छोटे शासक थे उनको उच्च शासकों को लगान देना पड़ता था। अब बात करते हैं चेरों की। सबसे पहले चेरों की बात करते हैं। तो चेर राजा के बारे में हम लोग जो जानते हैं तो उसमें एक आपका नाम आता है उदयनजेरल का। तो इसका जो पुत्र था उदयनजेरल का, उसका नाम था नेदुनजेरल अडन, नेदुनजेरल। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 7 मुकुटधारी राजाओं को, वेंडारों को पराजित किया था। 7 मुकुटधारी राजाओं को पराजित किया था। इतना महान शासक था। और इसने हिमालय तक के क्षेत्र में विजय प्राप्त किया। और इसी ने धनुष को अपना राज चिन्ह बनाया था, नेदुनजेरल ने। तो ये जो है मालाबार तट पर भी इसने अपने किसी शत्रु को पराजित किया था। और यवन व्यवसायियों को भी इसने अपने कब्जे में लिया था। बाद में उनसे मतलब धन या फिरौती लेकर छोड़ा इसने। तो कई सारे इसने युद्ध लड़े, ठीक है। तो इसने चोल शासकों के विरुद्ध भी लड़ा, जिसमें इन दोनों राजाओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था, चोल शासकों से लड़ते हुए। तो कुतुवन और नेदुनजेरल अदन का छोटा भाई था। ये अदन का छोटा भाई था, ठीक है। और इसमें जो है अदन के एक बेटे को भी अधिराज की यहाँ पर उपाधि दी गई थी। और उसने भी जो है उसके भी संघर्ष का विवरण हमें मिलता है कि मतलब उसके गले में 7 मुकुट शोभित होते थे। और तगादुर के एक मुखिया अजी के विरुद्ध उसने एक सफल सैन्य अभियान किया था। तो उत्तरी मालाबार क्षेत्र में एक नन्नान नाम का एक शासक के विरुद्ध उसने विजय प्राप्त की थी, जो अदन का बेटा था। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, अदन के बेटे की बात कर रहे हैं कि उसने नन्नान नाम के एक शासक को हराया था और विजय प्राप्त की थी। अदन का दूसरा बेटा का नाम था सेनगुट्टुअन। इस वंश का अगर हम लोग प्रथम शासक जो हमें मिलता है उदयनजेरल के अलावा, सबसे फेमस नाम है सेनगुट्टुअन। फिर भी आप एक मतलब पेज पर इन सभी शासकों का नाम ऐसे लाइन से लिख लीजिएगा जो यहां पर दिया हुआ है। जैसे यहां से जो शुरू होता है तो आप मतलब उदयनजेरल, फिर नेदुनजेरल अदन, नेदुनजेरल, फिर नेदुनजेरल के बाद आपका फिर आता है ये तो नेदुनजेरल के बारे में ही दिया हुआ है। फिर कुतुवन आता है, फिर कुतुवन आता है। कुतुवन के बाद जो है मतलब ये अदन का छोटा भाई था और उसका एक बेटा उसने अधिराज की उपाधि ली थी। और अदन का दूसरा जो बेटा था उसका नाम था सेनगुट्टुवन। उसने कोई स्थानीय शासक मुकुर के मुखिया को हराया था। तो इस सेनगुट्टुवन को ही लाल चेर के नाम से जाना जाता है। सेनगुट्टुवन को ही पतिनी पूजा। तो शिल्पाधिकारम संगम साहित्य के बाद का ग्रंथ है। इसे ये पता चलता है कि सेनगुट्टुवन शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, ये जो है प्रमुख ग्रंथ हैं संगम के। तो सेनगुट्टुवन ने जो है नन्नन की भूमि में स्थित बियालूर पर आक्रमण किया और उसने कोंग क्षेत्र में कोदुकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो इसका मतलब कि एक प्रतापी राजा था। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रतापी राजा था। और इसे अंतिम चेर शासक का नाम दर्ज है, जहां पर इसे उसको कहते हैं कुदको इलंजेरल इरमपुरई। संगम काव्य में इसको अंतिम चेर शासक के तौर पर जाना जाता है, कुदको इलंजेरल इरमपुई। और ये बहुत कमजोर शासक नहीं था। इसने चोलों पांड्यों के विरुद्ध सफल युद्ध किए। 2 तरह के अभिलेख पुगलूर से प्राप्त किया गया है। इसमें इरमपुरी वंश के 3 चेर शासकों की पीढ़ियों के नाम है। यानी बाद में ये छोटे से क्षेत्र पर
छोटे से क्षेत्र पर शायद ये बाद में शासन करते रहे थे ये। तो ये उसी का उल्लेख आता है हमें। तो पुगलूर से प्राप्त हुआ है ये। तो ये कुल मिला के आप थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम इसलिए आपको कनेक्ट करने में आती है क्योंकि आप ये कह सकते हो कि ये सारे नेम्स अलग हैं, एरिया आपको नहीं पता, और एक तो हिस्ट्री है, पूरा वंशावली पढ़ रहे हो आप, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। पर यहां से जैसे कॉपी में आप ऐसे नोट करके एक चार्ट बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑप्शनल वालों को इसे याद रखने की जरूरत है। हालांकि यहां से ऑप्शनल के भी क्वेश्चन नहीं आते। राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो वंशावली लिखने को नहीं आएगा आपका। मेन मुख्य रूप से आप इनके बारे में जानते रहेंगे, तो जब इनके समय का आप राजनीतिक इतिहास लिखेंगे या कुछ भी इन पर इनके शासन प्रणाली के बारे में आता है, अगर संगम साहित्य के बारे में आता है, तो ये सब आपको पता रहता है तो आपको हेल्प मिलती है। बाकी जो है प्रीलिम्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, तो जो सबसे संस्थापक शासक रहा, जो मुख्य शासक रहा, इनका राज चिन्ह क्या था, राज चिन्ह क्या था, इनका सबसे प्रतापी शासक इनके वंश में कौन हुआ, तो ये याद रखना जरूरी है आपके लिए। तो इसमें इरमपोरई वंश के 3 चेर शासकों की पीढ़ियों का नाम अंकित है कि इसमें पुगलुर से प्राप्त अभिलेख में, और इसमें जैन मुनि के लिए गुफा दिया गया था, उसके निर्माण का भी उल्लेख है। तो अदन चेर इरमपोरई के पौत्र और पेरुन कुतुनकोन के पुत्र इलन कुतुनको के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। एडकल से हमें 2 संक्षिप्त अभिलेख मिलते हैं, केरल से, एडकल से। तो यहां से हमें पता चलता है कि 6 राजाओं का समानांतर वंश चल रहा था। मतलब केवल एक ही चेर वंश नहीं था, इनका समानांतर वंश चल रहा था, यानी कोई 2-3 भाई होंगे जो इन्होंने साथ साथ अपनी सत्ता बना ली थी। तो इनकी तिथि जो है पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार 3री शताब्दी आकी जाती है, 3री शताब्दी। अब बात करते हैं चोलों की। चोलों में सबसे प्रमुख शासक रहा करिकाल इनका सबसे प्रमुख शासक है। जैसे इसमें उदयन जेरल और सेनगुटवन था, वैसे करिकाल है। और पूतुपाटु एक जो कि संगम ग्रंथ है, इसमें मतलब वर्णन किया गया है कि राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही इसको अपदस्थ कर दिया गया था और इसको जेल में डाल दिया गया था, और ये शिवाजी की तरह जेल से निकलने में कामयाब हुआ और ये फिर से राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद इसने जो विजय शुरू की, तो उसमें वेन्नी के युद्ध में इसने पांडे, चेर और इनके अन्य सहयोगी शासकों के संघ को पराजित कर दिया था। इसको कहीं कहीं करिकाल का नाम पढ़ोगे, करयकाल, कहीं कहीं करयकाल आप पढ़ते हो। तो करयकाल ने एक युद्ध लड़ी थी, वहाई परंडलाई, इसमें इसको सफलता मिली थी। और करयकाल के अलावा जो दूसरे शासकों का नाम आता है उसमें है तोंडईमान इलंदिरायन, और इसने कांची से शासन किया था। और ये इसने मतलब या तो स्वतंत्र रूप से या करिकाल के अधीनस्थ एक शासक के रूप में शुरुआत की थी, बाद में ये राजा हुआ था। ये कवि भी था। इसके 4 गीत अभी भी सुरक्षित हैं, जिसमें नैतिक शिक्षा दी गई है, सुशासन कैसे अच्छा चलाना चाहिए, राजा का चरित्र कैसे होना चाहिए, इन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। फिर चोल राजवंश में 2 प्रमुख राजगद्दी के दावेदार बनते हैं, नलन गिल्ली और नेदुन गिल्ली।
नल्लनगिली और नेदुनगिली के बीच लंबा संघर्ष चलता है गद्दी को लेकर, और ये यहाँ पर करेकाल के अलावा बहुत चर्चा नहीं आती है, पर जितना भी लेखों से हमें पता चलता है हमने यहाँ पर दे दिया। अब बात करते हैं पांड्य शासकों की। पांड्य शासकों में नेदुनजेलियन सबसे प्रमुख है। तो नेडियोन, पालशलई, मुदुकुडमी और नेदुनजेलियन ये सबसे प्रमुख शासक हुए। और शिल्पाधिकारम की कहानी जानते हो आप, पायल की कहानी। तो पायल चुराने के आरोप में जब कोवलन की हत्या कर दी गई, यानी कोवलन को जब फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो फिर पता चलता है कि नहीं, वो पायल कोवलन ने नहीं चुराया था। तो ये वाला काम, ये जो कहानी, जो घटना है, नेदुनजेलियन के काल में ही हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जैसी उसको सच्चाई पता चला था कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, उसने आत्महत्या कर ली थी। किसने? तो नेदुनजेलियन ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इसी नाम का एक दूसरा पांड्य शासक गद्दी पर बैठता है, और मतलब उसके नाम का मतलब कई सफल सैन्य अभियान है। उसने कई स्थानीय शासकों के संघ को पराजित किया। उम्र काफी कम थी, उम्र इसकी उस समय काफी कम थी। और मगलूम में दूसरी शताब्दी बीसी के 2 तमिल ब्राह्मी अभिलेख हमें मिलते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा किया था, उसमें जैन मुनियों को दान में दिए गए जो भूमि है, सोना है, पैसा है, उससे संबंधित जानकारी है। तो नेदुनजेलियन नाम के 2 शासक, जैसा कि आपने देखा, नेदुनजेलियन नाम के 2 शासक हुए हैं, 2 शासक। और कई संगम काव्यों में कई स्थानीय शासकों का नाम आता है। जैसे हम लोगों ने वो उत्तर भारत में पढ़ा कि मौर्यों के समय कई स्थानीय शासक भी हैं। तो उसमें अई, अंदरन, पारी, ये सब कुछ स्थानीय शासकों का नाम आता है। ठीक है। कोदुंगुंडरम या पिरनमलाई, कोदुंगुंडरम या पिरनमलाई की पहाड़ियों के क्षेत्र में परी का शासन बताया जाता है। वहां पर परी शासन करती थी। तो कपिलर ने जो है पारी की प्रशस्ता, परी कह लीजिए, परी की प्रशस्ति में बहुत सारी कविताएं लिखी। ये उसका मतलब काफी समर्थक था। जो ये हम लोगों ने बात किया ना, परी नाम के एक शासक का उल्लेख आता है, तो उसने खूब प्रशंसा की। कई सारे अन्य शासक, अधिगईमान, तगादुर का शासक था, ये अलग अलग। तो ये थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगी। मेन यही याद कर लीजिएगा आप लोग की कौन कौन से शासक थे, कहाँ कहाँ पर थे, कौन कौन किस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। मेन आप लोगों को यही याद कर लेना है। ठीक है। पुगलूर और करिमन के तमिल ब्राह्मी अभिलेख हैं। तो पुगलूर और करिमन ये प्रदेश याद रखिएगा। ठीक है। तो इसमें मतलब इन शासकों की चर्चा हुई है, और कई सारे तमिल ब्राह्मी अभिलेख हमें मिले हैं। उनमें शासकों के लिए को और स्थानीय शासकों के लिए को, यानी कोन का उल्लेख मिलता है। स्थानीय शासकों को कहते हैं। तो को ऐसे लिखा होगा, ऐसे, तो उसको न मान लिया गया है, तो कोन। ठीक है।
अब इस समय राजकीय प्रतिष्ठा के लिए, इस समय संगम काव्यों के दौरान राजकीय प्रतिष्ठा के लिए नए आधार तैयार हो रहे थे। तो ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान करना, उत्तर भारत का जो महाकाव्य परंपरा है उसे संबंध की स्थापना करना, कुछ देवी देवताओं की उपासना और उनके मंदिरों का संरक्षण देना, ये सब ये लोग कार्य कर रहे थे। जैन जो है, मतलब ये जैन मुनियों के संरक्षण के लिए भी कोशिश की जा रही थी। हालांकि कनिष्क के टाइम पर ये थोड़े से इग्नोर हुए थे, पर इनके इनके मतलब जो है, आप ये समझ लो कि जैन मुनियों को भी इन लोगों ने संरक्षण दिया था। कई सारे यज्ञ करते हैं, यानी यज्ञ, आर्य शर्मा कहते हैं कि यज्ञ की परंपरा उत्तर भारत से ही यहाँ पर आई थी। उत्तर भारत से ही यहाँ पर यज्ञ की परंपरा आई थी और यहाँ पर एक तरह से यज्ञ शुरू हो गया था, यानी ब्राह्मणवाद का प्रचलन यहाँ पर हो गया था। अब बात करते हैं पांड्य शासकों की। तो पांड्य शासकों में तो मूडुकड्मी को पाल शालाई की उपाधि दी गई है। तो ये आपका एक प्रीलिम्स फैक्ट बन जाता है कि पाल शालाई की उपाधि किसको दी गई। पाल शालाई का मीनिंग होता है बहुत सारे कक्ष। तो अगर चोल शासक के मतलब संगठन के विषय में प्रचलित है कि वो शिव भक्त था, चोल शासक सेंगनन के विषय में यह प्रचलित है कि वो शिव भक्त था और महाभारत काल में उसने अपनी सेना की सहायता दी थी। और इनके अभिलेखों में कई जगह चर्चा की गई है कि स्थानीय शासक और अन्य लोगों ने जैन मुनियों के लिए काफी आश्रयियों के निर्माण का कार्य करवाया था, काफी सारा, मतलब आश्रय स्थल का। चंपक लक्ष्मी का मानना है कि संगम काल में वर्णित नगरीकरण राजतंत्र के उदय से पहले की काल का है। तो ये समय तो जनजातीय कुलीन तंत्र का था। तो अधिक से अधिक मतलब इसको हम राजतंत्र का युग कह सकते हैं, राजतंत्र का युग कहा जा सकता है। तो वेंडार, तीनों राजाओं को वेंडार कहा गया, भी पढ़ा आपने। तो वेंडार राजस्व के स्रोत के लिए कृषि पर बहुत सीमित रूप से निर्भर थे, क्योंकि उनकी तो जमीनें छीनी जा चुकी थी। मतलब आप एक ये कह सकते हो कि जमीनें छीनी नहीं जा चुकी थी, मतलब कि जमीनों को एक तरह से कृषि लायक भूमि का विस्तार ही बहुत कम हुआ था और इनकी जमीनें छीनी नहीं थी, इन्होंने बांट दी थी उस पर खेती करने के लिए। तो ये ज्यादा ये अपना मतलब जो इनका राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो लूट, भेंट, उपहार, इन सब पर था। तो युद्ध के समय जो ये लोग लूट करते थे उस पर इनका जो है, उस पर ज्यादा ये निर्भर रहा करते थे। और एक और मुख्य स्रोत था व्यापार। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये मतलब इसमें आपको करना क्या है, जब भी आप दक्षिण का इतिहास चोल चेर पांडे पढ़ते हैं तो चोल चेर पांडे में दोबारा वाले चोल पल्लव तो फिर भी इंटरेस्टिंग लगते हैं, ये वाले बहुत थोड़े से उबाऊ और बोर लगते हैं। तो इसमें आप जो है इनमें से मुख्य जो फैक्ट्स हैं उसको बस नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में किसने सेना को पानी पिलाया था, अपनी सैनिक सहायता दी थी, पानी पिलाया था, भोजन कराया था? तो सेंगनन। तो यहां से कई तरह के ऐसी आपको वेंडार आपको पूछा जा सकता है। तो वेंडार आप भूले रहोगे, क्या है वेंडार? तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि इस समय कृषि प्रशासन कैसा था, गांव का, नगर का कृषि व्यवस्था कैसी थी, इस समय सांस्कृतिक गतिविधियां क्या थी, ये सब मैं आप लोगों को अब पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और ये मतलब ये इस चैप्टर का ये जो हिस्सा है ये मैं आप लोगों को
अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। तो 2021 और 22 के लिए 2021-22 के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। उसके पहले मेरा टेलीग्राम लिंक नोट कर लीजिए आप, यहीं पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है। रिंकू लाइव मेरा कोड है। थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ, हल्का सा कोल्ड का फिर असर लग रहा है मुझे, लेकिन आप अपने मतलब की सारी चीजों को इसमें से नोट कर लीजिएगा। हिस्ट्री जो आज से शुरू होने वाला था, जो हमारी कंटेंट टीम है वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आज से ही लॉन्च नहीं हो पा रहा है, 1 हफ्ते की इसमें देरी है। तो ये लगभग 30 नवंबर से वैकल्पिक विषय इतिहास शुरू हो जाएगा और सोशियोलॉजी भी एक्सपेक्टेडली शुरू हो जाएगा। तो जिनका भी हिस्ट्री सोशियोलॉजी है और फ्रेश बैच चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें। जीएस बैच चल रहा है हमारा, जिसमें मैं एनसीईआरटी से शुरू करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब्जेक्ट से जान पहचान होती है आपकी। तो एनसीईआरटी से शुरू कर स्टैंडर्ड बुक को आधार बनाते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। चैप्टर वाइज चल रहे हैं। नोट्स मैं अपने सामने बनवा रही हूँ, अपनी आंखों के सामने देख देख कर मैं नोट्स बनवा रही हूँ। और आंसर राइटिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी तैयारी का, आंसर राइटिंग भी मैं साथ साथ करा रही हूँ चैप्टर वाइज एकदम। तो आइए आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। ऑप्शनल बैच हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, जीएस पढ़ने के लिए, जिसमें मैं पेपर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कराने वाली हूँ। रिंकू लाइव मेरा कोड है। मेरे कोड के साथ आते हैं तो नोट्स, पीडीएफ जो भी आपको चाहिए सब मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगी। तो ये जो देख पा रहे ये मेरा कोड है। कोड नहीं, ये टेलीग्राम लिंक है, ये कोड है। तो ये टेलीग्राम लिंक है, यहीं पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है और ये मेरा कोड है। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसमें अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है? चलिए फिर, बाय बाय।